साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग के द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके टेस्ट नंबर 3 जो कि आपका ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी तक इस पे हम लोग जो 75 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट के जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और यह पूरा टेस्ट जो है तीसरे नंबर का 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ज्वार भाटा का उत्थान और गिरना प्राकृतिक जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह समुद्र संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। इस संदर्भ में ज्वार भाटा जो है क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बताना है। तो पहला, ज्वार नदमुखों से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में सहायता करता है। जहाज़ों को सुरक्षित रूप से उथले जल में पोताश्रय अर्थात पोर्ट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तीसरा, विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, मत्स्य में सहायता करता है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है कि ये चारों ही कार्य इसके द्वारा होते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की सापेक्ष जो स्थितियां होती हैं तीनों की, वो ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण होती हैं और इनके सटीक ज्ञान से ज्वार भाटे का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और यह पूर्वानुमान नौ संचालकों और मछुआरों को उनके कार्यों संबंधित योजनाएं बनाने में सहायता करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। अब कैसे कैसे महत्व है, जैसे पहला काम कर सकता है, ज्वार भाटे के दौरान मछलियां जो है एक स्थान पर संकेंद्रित हो सकती हैं। तो वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले मछुआरे ज्वार भाटे का अनुसरण करते हैं और मछलियों के उच्चतम संकेंद्रण के समय उन्हें पकड़ते हैं, जिससे उन्हें अपने आर्थिक निवेश पर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो सके और समय का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी चीज, ज्वार भाटा महासागरीय जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है, जिनमें मछली और महासागरीय पादपों की प्रजनन गतिविधियां सम्मिलित हैं। तैरने वाले पादप और प्राणी ज्वारीय धाराओं का अनुसरण करके अपने प्रजनन क्षेत्रों और गहरे जल के मध्य गति करते हैं। ज्वार भाटा प्रदूषकों को, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको हटाने और महासागरीय पादपों एवं प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का परिसंचरण करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा केकड़े, शबुक, घोंघे, समुद्री शैवाल और अन्य खाद्य सामग्री जीव ज्वारीय क्षेत्र में निवास करते हैं। छोटे ज्वारीय कुंडों में छोटी मछलियां और समुद्री सब्जियां भी हो सकती हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले समुद्री जीवों को प्रायः भोजन के लिए उत्पन्न किया जाता है। ज्वार भाटे से नियमित प्रवाह के अभाव में ये जटिल और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव मर जाएंगे और खाद्य संसाधनों में कमी हो जाएगी। इसके अलावा ज्वार भाटे जो होते हैं तटीय क्षेत्रों के निकट की गहराई और धाराओं को प्रभावित करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान जहाजों को जल स्तर के संदर्भ में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा वे उथली अवरोधिकाओं में फंस सकते हैं। जलयानों के चालक यात्रा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय निर्धारित करने हेतु चैनलों की, जो ये स्ट्रेट्स होते हैं, इनकी चौड़ाई, जल प्रवाह की दिशा और जल स्तर को ध्यान में रखते हैं। और प्रत्येक, यह भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। ज्वार भाटे का पूर्वानुमान करके जल के तीव्र अंतर प्रवाह और बहिर प्रवाह, मतलब एक बार जब पानी चढ़ेगा एक बार पानी नीचे जाएगा, उतरेगा, इसका संचलन का उपयोग करते हुए समुद्र तटों में रहने वाले समुदायों को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्रदान किया जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हिमालय में प्रायः मलबा अवधाब, जो मलबा गिरता भूस्खलन वगैरह होता है, और भूस्खलन घटित होता है क्योंकि पहला, हिमालय विवर्तनिक रूप से जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है। दूसरा, हिमालय अधिकांशतः असंगठित और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है। तीसरा, हिमालय में लघु अवधि में अत्यधिक वर्षा होती है। तो आप देखें, ये तीनों कारणों की बात करें तो तीनों कारण इसमें सही बताए गए हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखें तो हमारे देश में हिमालय में मलबा अवधाब और भूस्खलन प्रायः घटित होता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है हिमालय का विवर्तन के रूप से सक्रिय होना। यह अधिकांशतः परतदार शैलों, जो शैल होती हैं, तथा संगठित और अर्धसंगठित निक्षेपों से निर्मित है, जो हिमालय है। इसकी ढाल भी जो है तीव्र है। ठीक, तो पहला दूसरा कथन सही हो गया। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिम तट के किनारे पश्चिमी घाट विवर्तनिकीय रूप से अपेक्षाकृत क्या है, टेक्टोनिक रूप से अधिक स्थिर हैं और अधिक कठोर चट्टानों से निर्मित हैं। परंतु अभी भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधान और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, वहां भी होती हैं, लेकिन उनकी बारंबारता उतनी नहीं जितनी कि हिमालय में है। इसके रीजन है क्योंकि इन पहाड़ियों में पश्चिमी घाट, जैसे कि पश्चिमी घाट और नीलगिरी में ढालें, जो ढाल स्लोप्स हैं, वो लगभग खड़े भृंग और कगार के साथ अपेक्षाकृत तीव्रतर है।
वहाँ पर ढाल देखेंगे काफ़ी तीव्र हैं। दूसरा, तापमान में परिवर्तनों और ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय जो होता है वो अत्यधिक प्रभावी होता है, जो कि आपका हिमालय में दिखाई पड़ता है। हिमालय में लघु अवधि में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए भूस्खलन और मलबा अवधान के साथ इन स्थानों पर प्रायः शैलें जो होती हैं वो सीधे नीचे गिरती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 देखते हैं क्या है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया गया। पहला है, यह उत्तरी और पूर्वी मैदान में व्यापक रूप से विस्तृत है। दूसरा, यह सामान्य तौर पर मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती है। तीसरा, इन्हें रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा तो आपको क्लियर होगा कि इसे रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है, तो तीसरा सही है। बाकी पहला वाला जो है वो सही नहीं है, दूसरा वाला सही है, अर्थात 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं पहला क्यों नहीं सही है। तो काली मृदा दक्कन पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। इस दक्कन पठार में आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कुछ भाग है, न कि उत्तरी और पूर्वी मैदान। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में और दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में काली मृदा अत्यंत गहरी है। इन मृदाओं को रेगुर मृदा या काली कपास मृदा के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कुछ अन्य बातें करें तो काली मृदा जो है सामान्य तौर पर मृणमय मतलब होता है चिकनी मिट्टी जैसी, गहरी और अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं और सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, जब सूखती हैं तो क्या होती है, इनमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। शुष्क ऋतु में इनमें मृदाओं में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार ये जो चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, ये इसमें स्वाजुताई हो जाती है। आर्द्रता के मंद अवशोषण और आर्द्रता के क्षय से संबंधित विशेषताओं के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक आर्द्रता बनी रहती है, जो विशेष रूप से वर्षा सिंचित फसलों को शुष्क मौसम के दौरान भी विकसित होने में सहायता करती हैं। इसके अलावा रासायनिक रूप से काली मृदा जो होती हैं चूने, लोहे, मैग्नीशियम और एल्युमिना से समृद्ध होते हैं। इसमें पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, आपके चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिना। परंतु इसको याद रखिएगा, परंतु इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। तो ये इसमें क्या नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक मृदा का इसमें कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। मृदा का रंग गाढ़े काले से लेकर के धूसर तक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। यह है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रिफ्ट घाटी झीलें, गिरिताल झीलें, केतली झीलें, उपयुक्त में से कौन सी झीलें हिमनद के कारण बनती हैं। तो इसमें आप देखें रिफ्ट घाटी झीलें हिमनद की वजह से नहीं बनती हैं, जबकि जो दो हैं गिरिताल और केतली झीलें ये हिमनद के कारण बनती हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि झील क्या होती है, इसको ये देखें तो झील ऐसी द्रोणी या द्रोणी मतलब बेसिन में स्थित एक विशाल आकार का जलीय निकाय होता है, जो झील को जल की आपूर्ति करने या अपवाहित करने का कार्य करने में नदी या किसी अन्य निकास प्रणाली से इसको जल मिलता है, उससे पृथक्कृत भूमि से घिरा होता है। मतलब एक प्रकार से हर तरफ से घिरा हुआ एक जल निकाय होता है और एक तरफ से इसमें जो इसका जल सोर्स होता है, जहाँ से इसको पानी मिलता है, वहाँ से पानी आता रहता है। झीलें होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, इसमें कई प्रकार से बनती है, जैसे कि पृथ्वी के संचलन द्वारा निर्मित झीलें, इसमें आपको विवर्तनिक झीलें आती हैं, टेक्टोनिक्स लेक, भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट झीलें। तो ये जो रिफ्ट घाटी झील है ये पृथ्वी के संचालन द्वारा निर्मित होती है। हिमाच्छादन द्वारा निर्मित झील है, इसमें आपका हिमगढ़ झील है, गिरिताल झील है जिसे टॉर्न लेक कहते हैं, सेल्स वीवर झील है, रॉक हॉलो लेक्स हैं, केतली झील है, घाटियों की हिमोड़ क्षति के कारण निर्मित झीलें हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित झीलें जैसे क्रेटर एवं ज्वालामुखी कुंड झीलें। लोनार, महाराष्ट्र का जो लोनार झीलें हैं वो क्या है, वो क्रेटर झील है। अपरदन द्वारा निर्मित झीलें जैसे क्रास्ट झीलें, जो चूना पत्थर जहाँ पे चूने की परत पाई जाती है वहाँ पे इस तरह की झीलें बनती हैं। और पवन द्वारा विक्षेपित झीलें, निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें। तो इस प्रकार की झीलें होती हैं। जो रिफ्ट घाटी है इसका निर्माण पृथ्वी के दो खंडों, दो पोर्शन है। तो एक पोर्शन क्या होता है, यदि दब गया, ठीक है, और एक पोर्शन ऊपर ही रह गया, तो इससे आपका रिफ्ट बनता है। मतलब दो के बीच में ऐसे ये यहाँ पे स्पेस हो जाता है। तो दो खंडों के परस्पर दूर होने उनके मध्य के भाग के नीचे को धंस जाने की स्थिति में होता है। रिफ्ट घाटियाँ गहरी, सक्रिय और लंबी होती हैं, इसलिए रिफ्ट घाटियों के किनारों पर निर्मित झीलें भी गहरी, सक्रिय और लंबी होती हैं। जैसे कि तंजानिका, जो आपका आप अफ्रीका देखेंगे, अफ्रीका में तो तंजानिका झील है, मलावी झील है, ये आपके रिफ्ट घाटी झीलों के ही उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है। मतलब वो
पलट जाती हैं। तो ये आपका किसकी वजह से होता है? मानसूनी पवनों की वजह से। कैसे होता है? तो उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य मानसूनी पवनों में परिवर्तन के कारण धाराओं का पूर्ण व्युत्क्रमण हो जाता है, मतलब ये रिवर्स हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जून से अक्टूबर के दौरान जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है, तब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह के रूप में धाराओं का प्रवाह जो होता है दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है। दिसंबर से प्रारंभ शीत ऋतु में इस प्रवाह का व्युत्क्रमण हो जाता है, उलट जाता है, क्योंकि इस समय उत्तर पूर्वी मानसून धाराओं को उत्तर पूर्व दिशा से उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में प्रवाहित करता है। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं सर्वाधिक स्पष्ट रूप से महासागरीय धाराओं के परिसंचरण पर पवनों के प्रमुख प्रभाव का प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? यहाँ तो ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें। यदि कहता है कौन कौन से सोर्स हैं जिससे पता चलता है तो अलग बात होती है, या अप्रत्यक्ष पूछता तो भी अलग बात। यहाँ प्रत्यक्ष जिससे डायरेक्टली आपको पता चलता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं: खनन क्षेत्रों से प्राप्त चट्टानें, उल्कापिंड, भूकंपीय गतिविधियां, ज्वालामुखी उद्गार। तो आप इसमें देखें, खनन क्षेत्रों से प्राप्त चट्टानें सही हैं और ज्वालामुखी उद्गार ये भी सही है, ये डायरेक्ट इससे आपको सोर्सेस मिलते हैं। तो 1 और 4 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि उल्कापिंड जो हो गया, भूकंपीय गतिविधियां, ये अप्रत्यक्ष सोर्स है। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। चूंकि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करने या वहां बुद्धिमान पदार्थों के नमूने एकत्र करने का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए अधिकतर जानकारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विश्लेषण के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। यदि प्रत्यक्ष सोर्स की बात करें तो पृथ्वी का सर्वाधिक सरलतापूर्वक उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टान या खनन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली चट्टानें होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने के एक अन्य सोर्स है। अप्रत्यक्ष सोर्स में क्या है? तो पदार्थों के गुणधर्मों के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है विश्लेषण के माध्यम से। दूसरा, पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान, दाब और घनत्व के मान का अनुमान लगाया है, तो ये भी अप्रत्यक्ष है। तीसरा, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक अन्य सोर्स जो है, कई बार पृथ्वी तक पहुंचने वाले जो उल्कापिंड होते हैं इनसे भी लगाया जाता है। और अन्य अप्रत्यक्ष सोर्सों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन सा नर्मदा और तापी नदी घाटियों के मध्य अवस्थित है? तो इसमें आप देखें, इसमें जो आपका पंचमढ़ी है ये आपका नर्मदा और तापी नदी घाटियों के मध्य में अवस्थित है। तो इन चारों के बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पंचमढ़ी की बात करते हैं। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा रेंज एक ऐसे जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण करती है जिसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 3 वन्य जीव संरक्षण स्थल सम्मिलित हैं। कौन कौन से? बोरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अचानकमार अमरकंटक की बात कर लेते हैं। तो अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित सबसे बड़ा और पारिस्थितिकीय रूप से विविधतापूर्ण भूदृश्य है। ठीक है, तो ये भारत के सबसे बड़े उसमें आता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पृथक करने का कार्य भी करता है। यह जो रिजर्व है यह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, कौन कौन सी? नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्थल है। आप देखेंगे नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। सिंध और सतपुड़ा के साथ साथ मैकाल पहाड़ी श्रृंखला अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर ही स्थित है। ठीक है, तो विंध्य पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2012 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में निर्दिष्ट किया था। आगे देखें अगस्त्यमलाई के बारे में। तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में स्थापित किया गया था और यह 3500.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, जिसमें से 1828 वर्ग किलोमीटर केरल में और 1672.36 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में। मतलब अधिक हिस्सा केरल में है और उससे कम थोड़ा हिस्सा तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु दोनों में विस्तारित है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2016 में संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क का भाग बन गया। यह यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व सूची में भी सम्मिलित है। अब इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व है। यह मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का भाग है। तो मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है, जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित हैं। कौन सा? सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य, हर्डगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुलडीहा
वन्यजीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इस क्षेत्र में बहुतायत से उगने वाले लाल रेशमी कपास के वृक्षों के कारण किया गया है। यह उद्यान बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसीगका अधिक का अधिवास या हैबिटेट है। साथ ही साथ यहाँ कुछ सुंदर प्रपात जैसे कि जोरांडा जलप्रपात और बरही पानी जलप्रपात भी स्थित है। तो याद रखिएगा, जोरांडा और बरही पानी जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह संरक्षित क्षेत्र 2009 से यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क का भाग है। एक की और बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। तो यह दोनों राज्यों में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 प्रभागों में विभाजित किया गया है, प्रियदर्शी राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभ्यारण्य। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण पेंच नदी के नाम पर किया गया है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जो पेंच नदी है, पेंच अभ्यारण्य से उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होती हुई राष्ट्रीय पार्क को लगभग 2 भागों, पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। महासागरों में लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें आप चारों कथन पढ़ लीजिए। चारों कथन में देखिए कौन सही है। तो इसमें आपका जो सी कथन है कि महासागरीय जल में घुलित खनिजों में 75% से अधिक भाग सोडियम क्लोराइड है, ये सही है। अब इसके अलावा जो अन्य 3 कथन है उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि भूमध्य रेखीय अर्थात जो विषुवत रेखीय जल होते हैं, इसमें लवणता औसत महासागरीय जल की लवणता से अधिक होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निरंतर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागर में गिरने वाला अलवणीय ताजा जल उस क्षेत्र में धरातलीय जल की लवणता को कम करने में सहायता करता है। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र या जल निकायों की लवणता 35 पीपीटी जो प्रति 1000 भाग होता है कि औसत लवणता से कम होती है। इसलिए आपका भूमध्य सागर में जो भूमध्य रेखीय जल है यहाँ पे कम होगा। दूसरा, हेलोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता में तेजी से कमी आती है। यह कथन भी गलत है। क्यों गलत है, इसको देख लेते हैं। तो कम लवणता युक्त जल जो होता है वो उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर विद्यमान रहता है। क्योंकि जो कम लवणता वाला जल होगा उसका घनत्व जो है कम होगा, और उच्च लवणता वाला जो जल होगा उसका घनत्व अधिक होगा। तो अधिक घनत्व वाला नीचे बैठता है, कम घनत्व वाला ऊपर रहता है। सामान्यतः गहराई के साथ लवणता जो होती है, सैलिनिटी, वो बढ़ती जाती है, और एक सुस्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, इसमें लवणता जो होती है सैलिनिटी तेजी से बढ़ती है। मतलब आप गहराई में नीचे की तरफ जाएंगे तो लवणता क्या होगी, सैलिनिटी बढ़ेगी। अन्य कारक यदि स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता इसके घनत्व में वृद्धि करती है। मतलब जैसे जैसे लवणता बढ़ेगी उसका घनत्व भी बढ़ेगा। मतलब नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नीचे का जो जल होगा उसका घनत्व अधिक होगा, तभी वो नीचे बैठा हुआ है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल सामान्यतः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इससे लवणता का स्तरीकरण मतलब लेयराइजेशन जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा सी वाला कथन तो सही है, क्योंकि समुद्र के जल में बड़ी मात्रा में घुलित खनिज पदार्थ होते हैं, जिनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77%, यहाँ तो 75 ही दिया है, ये 77% से अधिक होती है। और अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लवण जो होते हैं या सॉल्ट शामिल होते हैं। और जो चौथा है कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है, गलत है। अरब सागर में लवणता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर की औसत लवणता 35 पीपीटी है। गंगा नदी के जल के प्रवाह कारण बंगाल की खाड़ी में कम लवणता पाई जाती है। इसके विपरीत वाष्पीकरण की उच्च दर तथा ताजे जल का प्रवाह कम होने के कारण अरब सागर में उच्च लवणता विद्यमान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। अल नीनो घटना के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय प्रसरण की विकृति, भारतीय उपमहाद्वीप पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में विलंब, पेरू तट पर समुद्र मछलियों की संख्या में कमी। ये तीनों जो प्रभाव हैं वो सही, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा अल नीनो के बारे में बात करते हैं। तो अल नीनो शब्द का अर्थ होता है बालक ईशा या शिशु ईशा, क्योंकि यह धारा दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास उत्पन्न होती है, और इसीलिए इसका नाम बालक ईशा या अल नीनो है। और पेरू जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पेरू आपका दक्षिण अमेरिका का देश है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए यहाँ पे जो आपका ये होता है क्रिसमस, ये यहाँ पे दिसंबर जो गर्मी के महीने में होता है। और लगभग प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में ये जो अल नीनो है ये उत्पन्न होती है, और यह भारत सहित कई स्थानों पर मौसम को प्रभावित करने का कार्य करती है। अल नीनो
गर्म विषुवत रेखीय धारा का एक विस्तार मात्र है। तो याद रखिएगा, यह एक विषुवत रेखीय धारा का ही, वो भी गर्म विषुवत रेखीय धारा का ही एक प्रकार या विस्तार है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा को प्रस्तावित करती है। जो पेरू है, इसके तट पर आप देखेंगे, इसके तट पर ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है, जिसे पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। और जब अल नीनो आता है तो अल नीनो गर्म धारा होती है और इसको प्रतिस्थापित कर देती है। मतलब यहाँ पे जो ठंडी धारा होती है उसे हटाकर गर्म धारा हो जाती है, जिससे यहाँ का तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, इससे विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है, समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है, यहाँ पर प्लवकों की, जिसको मछलियाँ खाती हैं, जो मछलियों का भोजन होता है, उसमें कमी आती है, जिससे समुद्र मछलियों की संख्या कम होने लगती है और मरने लगती है। चूंकि भोजन नहीं मिलता तो मरेंगी ही। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जाता है। अल नीनो परिघटना 1990, 91, 98, 2006, 7, 2015, 16 में देश के अधिकांश भागों में मानसून में विलंब या मानसून की विफलता का कारण रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका बुश बेल्ट भूदृश्य के माध्यम से सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? तो जो सवाना घास भूमियां हैं, इनको ही बुश बेल्ट या पार्कलैंड भूदृश्य के माध्यम से सर्वोत्तम इसका वर्णन किया जा सकता है, या इस शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जा सकता है। तो थोड़ा सा समाना घास भूमियों के बारे में बात करें तो समाना घास के मैदानों में लंबी घास और छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए समाना को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में वर्णित करना सही नहीं, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली लंबी घास के साथ साथ छोटे वृक्ष सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए घास का मैदान ही केवल कह देना सही नहीं, क्योंकि इसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं। अतः पार्कलैंड और बुश वेल्ड शब्द इस भूदृश्य का अधिक उपयुक्त वर्णन करते हैं। सवाना जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित है और सूडान में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से विकसित हुई है, इसलिए इसे सूडान जलवायु के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह संक्रमण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु है। संक्रमण क्षेत्र मतलब 2 जोन, जो कि विषुवत रेखीय वर्षावनों और उष्ण मरुस्थलों के मध्य में पाई जाती है। तो ये 2 संक्रमण क्षेत्र है ना, इनका संक्रमण विषुवत रेखीय वर्षावन और उष्ण मरुस्थल। यह मानसून जलवायु के समान क्रमानुगत आर्द्र और शुष्क ऋतुओं से चिन्हित होती है, लेकिन इसमें वार्षिक वर्षा अत्यधिक कम होती है। इसके अतिरिक्त इसमें मानसूनी जलवायु के बाद कोई सुस्पष्ट वर्षा ऋतु नहीं होती है। दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं, अर्थात तापांतर की चरम दैनिक सीमाएं पाई जाती हैं। व्यापारिक पवनें इस क्षेत्र की सनातन पवन है, जो तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है, लेकिन महाद्वीपीय आंतरिक भागों या पश्चिमी घाटों तक पहुंचने तक ये अपेक्षाकृत शुष्क हो जाती हैं। वास्तविक सवाना भूमियों में घास लंबी और मोटी होती है। जो वास्तविक सवाना भूमियां हैं, इसमें जो घासें हैं लंबी और मोटी होती हैं, और यहाँ पे एलिफेंट घास पाई जाती है, जो कि 15 फुट तक लंबी होती है। इन्हें एलिफेंट घास क्यों कहते हैं? क्योंकि इतनी लंबी होती है कि इसमें हाथी भी जो खड़ा होकर निकलेगा दिखाई दूर से नहीं पड़ेगा। वृक्षों के तने सामान्यतः मोटे होते हैं, जिनमें लंबे समय तक सूखे से बचने के लिए जल के भंडारण की क्षमता होती है, और ये छतरी के आकार के दिखाई पड़ते हैं या होते हैं। सवाना को बड़े शिकारियों की भूमि या बिग गेम कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बड़े शिकारी को जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिग गेम कंट्री, क्योंकि यहाँ विश्व भर के लोगों द्वारा प्रतिवर्ष हजारों जानवरों का शिकार किया जाता है। सवाना क्षेत्रों में मशाई, हौसा जैसी जनजातियां निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। तो 86 देखते हैं क्या है। ये है, निम्नलिखित में से किन देशों ने शस्त्र व्यापार संधि पर ना तो हस्ताक्षर किए हैं और ना ही पुष्टि की है? तो भारत ने नहीं की है, चीन ने नहीं की है और उत्तर कोरिया ने नहीं की है। तो आपका जो 135 अर्थात डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चीन ने शस्त्र व्यापार संधि में सम्मिलित होने में रुचि दिखाई है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2013 को एक ऐतिहासिक व्यापार संधि, जिसे ATT भी शॉर्ट में कहते हैं, को अपनाया है। यह युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के हनन के लिए पारंपरिक हथियारों के उपयोग या अपराधियों द्वारा इनके अवैध उपयोग को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने हेतु पहली वैश्विक संधि है। ठीक है, ये पहली वैश्विक संधि है। दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमित करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रथम संधि है। पहली वैश्विक संधि यह प्रथम बाध्यकारी संधि है। यह संधि छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंकों, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों तक पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। यह जो शस्त्र व्यापार संधि ATT है, यह हथियारों के उस प्रकार या मात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाती जिन्हें राज्यों द्वारा खरीदा, बेचा या रखा जा सकता है। साथ ही यह किसी राज्य अर्थात देश के घरेलू बंदूक नियंत्रण कानूनों या अन्य अग्नेयास्त्र स्वामित्व नीतियों को प्रभावित नहीं करता। इसके जो उद्देश्य क्या है वो यह है, पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना अथवा उनके विनियमन में सुधार हेतु उच्चतम संभव सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना। इसके अलावा पारंपरिक हथियारों के अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करना
और विनिष्ट करना तथा उनके विपथन अर्थात डाइवर्जन को रोकना कि अवैध तरीके से उसका व्यापार न हो, जिससे गलत लोगों के हाथों में न पड़ सके। सितंबर 2019 तक 105 राष्ट्रों द्वारा एटीटी अर्थात सशस्त्र व्यापार संधि की अभिपुष्टि या स्वीकार किया जा चुका है। इनमें विश्व के शीर्ष 10 हथियार उत्पादक राष्ट्रों में से 5 हैं। कौन से 5? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। ये 5 इसमें सम्मिलित हैं। इसमें से 102 राष्ट्रों के पक्षकार, मतलब इन्होंने ये पक्षकार हैं, जैसे कि लेबनान, मालदीव, बोत्सवाना, कनाडा, हैती, गिनी बिसाऊ, पलाऊ, सुरिनामा, ऐसे जिनके लिए संधि उनके द्वारा हस्ताक्षर अभिपुष्ट किए जाने के पश्चात 2019 में ही यहाँ पे प्रभावी हो चुकी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर 33 अतिरिक्त हस्ताक्षर करता है। हुआ क्या कि 26 अप्रैल 2019 को वार्षिक एनआरए की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका संधि पर अपना हस्ताक्षर वापस लेगा। चूंकि अमेरिका संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है, अभी इसे अभिपुष्ट नहीं किया है, हस्ताक्षर कर चुका है, उसी को वापस लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। उन्होंने मंच पर इस आज से एक आदेश पर हस्ताक्षर भी किया था। जिन राष्ट्रों ने ना तो इस संधि पर हस्ताक्षर किया और न इसकी अभिपुष्टि की है, उनमें रहे रूस, चीन, भारत, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब और सीरिया, ये शामिल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। भूकंपीय तरंगों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र होती है। दूसरा, प्राथमिक तरंगें केवल ठोस पदार्थों से होकर के गमन कर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें किसी भी माध्यम से गमन कर सकती हैं। तो पहला कथन तो इसका सही, परंतु दूसरा कथन इसका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करें, ये 2 प्रकार की होती है मेनली। तो पहले भूगर्भीय तरंगें होती क्या है? भूकंपीय तरंगें या भूगर्भीय तरंगें, जिसे बॉडी वेव्स कहते हैं, ये तरंगें केंद्र पर ऊर्जा मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर चलते हुए सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला होती है पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे तीव्रतर गति से गमन करती हैं और सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग होती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य वेव्स होती हैं। आप ध्वनि तरंगों को देखेंगे तो वो गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों तीनों से होकर गमन कर सकती है। उसी प्रकार से जो पी तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे, ये भी गमन कर सकती हैं। चूंकि जो पी तरंगे जो लॉन्गिट्यूडनल बेस होती हैं, ये तरंग की संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। ठीक है, इनकी जो दिशा होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके संचरण, जो उसके संचरण के पैरेलल या उसके समानांतर कंपन करती हैं। यह संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है। फलस्वरूप इसमें पदार्थ के घनत्व में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे पदार्थ में प्रसार और संकुचन होता है। तो आपकी प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये किसी भी मीडियम में, मतलब जो ये ठोस, द्रव, गैस, इसमें स्लो के पास हो जाती हैं। जो एस तरंगे हैं, जिसे द्वितीयक तरंगे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ये सतह पर कुछ समयांतराल के साथ पहुंचती है, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों पर गति कर सकती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। और ये जो होती हैं एस तरंगों या जो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, कंपन की दिशा के ऊर्ध्वाधर तल में तरंग दिशा के लंबवत होती हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग को। ठीक है, तो और इसके अलावा याद रखिएगा, जो धरातलीय तरंगे होती हैं, धरातलीय तरंगों को सर्वाधिक विनाशकारी माना जाता है। धरातलीय तरंगों की बात करें तो भूगर्भिक तरंगे या धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंगे सतह के साथ गमन करती हैं। भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरने पर इन तरंगों का वेग परिवर्तित होता है। पदार्थ जितना अधिक सघन होता है, तरंगों का वेग उतना ही अधिक होता है। विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों के संपर्क में आने पर जब ये परिवर्तित या अपरिवर्तित होती हैं, तो इनकी दिशा भी जो होती है परिवर्तित हो जाती है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी जो होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं जो सिस्मोमीटर होता है, धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होने वाली तरंगे होती हैं या उस पर प्रदर्शित होने वाली तरंगे होती हैं। ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं। इनके कारण चट्टानों का विस्थापन होता है और इसलिए संरचनाओं को जो संरचनाएं होती हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से 88 पे। यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह गंगा नदी की सर्वाधिक पश्चिम सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूछ श्रृंखला की पश्चिमी ढालों पर होता है। तीसरा, यह भारत के 4 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र से प्रभावित होती है। तो तीनों की तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर ले तो जैसा कि कहा गया कि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है और इसका उद्गम बंदरपूछ श्रृंखला उत्तराखंड में के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद है, वहां से होती है। जबकि गंगा का उद्गम जो है गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है। और यमुना किस 4 राज्यों में प्रभावित होती है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मध्य तथा
हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य राज्य की सीमा का निर्धारण करता है। तो 4 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। एक संसदीय प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। जब यमुना सिंधु गंगा के मैदान में पहुंचती है तो यह गंगा के लगभग समानांतर प्रवाहित होने लगती है। ये दोनों ही नदियां, गंगा और यमुना, दोआब क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियां गंगा यमुना दोआब का निर्माण करती हैं और यह प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो 89 है, ये मैग्मा प्रकोष्ठ के ठंडे होने से निर्मित गुंबदाकार ग्रेनाइट पिंड है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में किस ज्वालामुखी स्थलाकृति का वर्णन किया गया है? तो इसमें आप देखें कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका बैथोलिथ, जो 89 में डी जो ऑप्शन है बैथोलिथ, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो बैथोलिथ के बारे में देखें, चूंकि इसमें क्या होता है, कुछ जो ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ होती हैं इसमें अभियांत्रिक स्थलाकृतियाँ भी होती हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, जब कभी भी मैग्मा जो होता है का जमाव, जब धरती के बाहर है तो लावा होता है, जब धरती के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। जब कभी भी मैग्मा का जमाव विभिन्न आकृतियों में पृथ्वी की सतह के नीचे हो जाता है तो ऐसी स्थलाकृति को अभियांत्रिक स्थलाकृति कहते हैं। इसमें सबसे पहले बैथोलिथ की बात करें तो जब कभी भी मैग्मा का जमाव पृथ्वी की सतह के नीचे गुंबद की आकार का हो जाता है तो ऐसी आकृति को बैथोलिथ कहते हैं। यदि गुंबद का आकार छोटा होता है तो उसे स्टॉक कहते हैं। और फैकोलिथ और लैपोलिथ की बात करें, ये क्या होते हैं? तो आप देखें, जब कभी भी किसी वलित संरचना में अपनति, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। तो अपनति मतलब ये ऊपर वाला, अपनति के सहारे मैग्मा का जमाव हो जाता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। इसके विरुद्ध जब मैग्मा का जमाव वलित संरचना में अभिनति, ये आपका अभिनति है, यहाँ पे जब हो जाता है तो इसे लोपोलिथ कहते हैं। तो इसे फैकोलिथ और यहाँ पे लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है, अब लैकोलिथ क्या होता है? एक लैकोलिथ भी आता है। जब कभी मैग्मा दो परतों के बीच में नीचे वाली परत में, जैसे ये दो परत है, ठीक है, दो परतों के बीच में यहाँ से ये निकली और इस यहाँ से इतना प्रेशर डालती है कि ये गुंबद का आकार यहाँ बना लेती है, इसको ये परत को दबा करके ये गुंबद जैसा बना देती है। तो मतलब कि जब कभी भी मैग्मा दो परतों के बीच में नीचे वाली परत में छेद बनाता हुआ कुछ इस प्रकार से भर जाता है कि उसके भरने से ऊपर वाली परत गुंबद के समान फूल जाती है, तो ऐसे आकृतियों को क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक सिल होता है। जब कभी मैग्मा सैलों की परत, जो सैल होती हैं, ये मान लीजिए ऐसे हैं, ये तो सैलों, ये जो सैल की परत है यहाँ पे जब मैग्मा का जमाव इसके जोड़ों, मतलब सैलों के परतों के जोड़ों के बीच में पतली पतली चादर की भांति जम जाती है तो उसे सिल कहा जाता है। एक होता है डाइक। डाइक क्या है? तो जब कभी मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ऊर्ध्वाधर दीवार के रूप में कि दीवार के बाद जमकर ठोस जाती तो उसे डाइक के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो 90 क्या है? हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए। पहला, इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है। सही है। हिमालय विश्व की सर्वाधिक युवा वलित पर्वत श्रेणी है। ये भी सही है। हिमालय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी गतिविधियां भी नहीं होती, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन आपके पूरी तरीके से सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और देखते हैं। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण करती है। हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम में पामीर श्रेणी से पामीर की ग्रंथि जो है या पामीर की गांठ जो है यहाँ से आरंभ होती है और पूर्व में पूर्वांचल तक विस्तृत है। यह भूगर्भिक रूप से विश्व के सर्वाधिक युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और सर्वाधिक युवा है। हिमालय विवर्तनिक जो बल्स हैं, जो टेक्टोनिक्स फोर्सेस हैं, इसमें यह टेक्टोनिक प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट, कौन कौन से? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर के कारण से वलित होकर के यह निर्मित होती है, जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई देखें कितनी है? इसकी लंबाई 2400 कितनी है? 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में ये पतला हो जाता है, वहाँ पे 160 किलोमीटर है चौड़ाई इसकी। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी अन्य विशेषताओं में यहाँ पे उच्चतम चोटियाँ पाई जाती हैं, गहरी घाटियाँ हैं, महाखंड है निर्मित होते हैं, हिम नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और हिमालय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे 91। तो निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार करना है।
ये पर्वत श्रेणियाँ या सुर्खियों में जो पहाड़ियाँ रही हैं उनके बारे में, और ये कहाँ पे स्थित हैं। तो आप देखें, शशेर कांगड़ी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि लद्दाख में है, अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा है। लाली अने ये अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। चांग चेनमो ये भी आपका लद्दाख में है। तो पहला वाला जो है सशेर कांगड़ी ये हिमाचल प्रदेश में नहीं लद्दाख में है। दूसरा वाला सही है, दूसरा तीसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है आपके चर्चा में रहे हैं। जो चांग चेनमो है, ये चूंकि अभी जो भारत और चाइना के मध्य में जो टकराव चल रहा है पंगोंग तसो झील के निकट में, और जो गलवान घाटी, यहीं पर ये झील है। ठीक है, ये पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, इस वजह से चर्चा में था। और लाली अने क्या है, लाली अने भी एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है एक उच्चतम ऊंचाई वाली फायरिंग रेंज का निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिसका यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो आपका लाली अने होता है, इसका जो अर्थ होता है पर्वत की माँ, चूँकि ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी पूजनीय है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इसका इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो यहाँ पे सर्वाधिक उच्चतम ऊंचाई वाली फायरिंग रेंज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, 91 हो गया, 92 पे चलते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। ये जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, AIIB की सदस्यता केवल एशियाई देशों तक सीमित है। दूसरा, यह केवल एशिया के भीतर परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न में केवल पे ज़्यादा जोर दिया गया हो तो उसके गलत होने की संभावना पूरी रहती है। तो इस प्रकार पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो 1 2 गलत ही हो गए, बचा क्या तीसरा, तो तीसरा केवल सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही जगह, बहुत आसानी से यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। चर्चा में ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक था क्यों? ठीक है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा लाखों निर्धन और सुभेद्य परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अपनी अनुक्रिया सशक्त करने हेतु सरकार की सहायता करने के लिए भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। एशियाई विकास बैंक से सह वित्त पोषित इस बजटीय सहायता का प्रयोग अनौपचारिक क्षेत्र सहित व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने, जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने और देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में किया जाएगा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया और इसके बाहर सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। इस बैंक ने बीजिंग, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, देखिए ब्रिक्स बैंक जो है, जो ब्रिक्स बैंक है उसका मुख्यालय संघाई में है, तो दोनों में ध्यान रखिए, उसका संघाई में है। जबकि जो AIIB है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और इसने जनवरी 2016 में अपना परिचालन प्रारंभ किया था, जबकि ब्रिक्स जो है 2015 में। ठीक है, दोनों में ये अंतर याद रखिएगा। और अब यह संपूर्ण विश्व भर में इसके अनुमोदित सदस्यों की जो संख्या कितनी है? 102 है। इसमें से 82 सदस्य और 20 संभावित सदस्य हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसका। नंबर 1 पे चाइना है। अभी तक AIIB द्वारा एशिया के बाहर केवल मिस्र में एक सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश किया गया है, जहां इसकी 75% पूंजी एशिया की है। वहीं यूरोप, उत्तर अमेरिका जैसे कई गैर एशियाई क्षेत्र, कुछ पूर्वी अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश भी सदस्य के रूप में इस बैंक में सम्मिलित हुए हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्थापित अधिकांश अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के विपरीत AIIB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, वह प्रथम प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसमें प्रमुख योगदानकर्ता सदस्य जो हैं स्वयं उधारकर्ता हैं। जो इसमें शेयर होल्डर्स हैं जो योगदान करते हैं, वही उधारकर्ता भी हैं। जब से इस बैंक ने अपना परिचालन आरंभ किया है, भारत एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों का सबसे बड़ा उधारकर्ता रहा है। इस संस्था में मताधिकार में सर्वाधिक अंश रखने वाला देश कौन सा है? चाइना है, जिसके पास कुल मताधिकार का 26.65% है। दूसरे नंबर पर भारत है 7.65%। तीसरे पे है रूस, जिसका मताधिकार परसेंट कितना है? 6.06। और रूस जो है, इस देश को अभी तक इससे कोई भी ऐसी परियोजना नहीं दी गई है, मतलब इससे वित्त पोषित। चौथे पे जर्मनी 4.2% और पांचवें पे दक्षिण कोरिया 3.54% के मताधिकार के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। शीतकालीन मानसून से भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती, क्योंकि
दो बातें हैं, इसमें वर्षा करने के लिए पर्याप्त आर्द्रता नहीं होती। दूसरा, स्थल के प्रति चक्रवाती प्रसंचरण वर्षा की संभावना कम कर देता है। तो दोनों ही कथन जो है इसमें सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मानसून किसी भी क्षेत्र की प्रचलित या प्रबल पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। मानसून के कारण अधिकांश उष्णकटिबंधों में आर्द्र और शुष्क मौसम होता है। मानसून सदैव ठंडे मतलब अधिक दाब से गर्म अर्थात निम्न दाब क्षेत्रों की ओर गर्त करता है। तो याद रखिएगा, अधिक दाब से निम्न दाब अर्थात ठंडे से गर्म की ओर। शीतकालीन मानसून की अवधि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक होती है। शुष्क शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्व दिशा से गर्त करता है। ये पवनें मंगोलिया और पश्चिमोत्तर चीन के ऊपर आरंभ होती हैं। पवनें मंगोलिया और पश्चिमोत्तर चीन के ऊपर आरंभ होती हैं, जो शीतकालीन मानसून होती हैं। हिमालय उत्तर दिशा से आने वाली अत्यधिक ठंडी पवनों को, ये जो पवनें आती हैं इधर से आपका रशिया साइड से, तो इन पवनों को दक्षिण भारत और श्रीलंका जैसे स्थानों तक पहुंचने से रोकता है और इन्हें वर्ष पर्यंत गर्म रखता है। इनमें भारत के अधिकांश भागों में इनसे जो है ये जो आपके शीतकालीन मानसून है, इनसे भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें नगण्य आर्द्रता होती है, क्योंकि स्थल से समुद्र की ओर गति करते हैं। स्थल भाग पर प्रतिचक्रवाती परिसंचरण अर्थात उच्च दाब केंद्र के कारण इनमें वर्षा की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि जो उच्च दाब केंद्र कहाँ होता है? स्थल पर होता है, तो ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसलिए भारत के अधिकांश भाग में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती। शीतकालीन मानसून कभी कभी सूखे से भी संबद्ध होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। यहाँ पे एक परिच्छेद दिया गया है, बताना है किससे संबंधित है। तो इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तटों के साथ पाई जाती है, जहाँ व्यापारिक पवनों से वर्षा पर्यंत वर्षा होती है। पर्वतीय और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है। प्रत्येक महीने में वर्षा होती है। बताना उपयुक्त परिच्छेद में किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित किया गया है। तो इसमें जो है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु को संदर्भित किया गया है। अब इन चारों को थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय जलवायु की बात कर लेते हैं। तो वर्ष पर्यंत तापमान के अधिक एकरूपता वाली जलवायु है यह उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय जलवायु, जो पहला ऑप्शन है। यह जलवायु विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री और 10 डिग्री के मध्य, इसके अलावा अमेजन की निम्न भूमियों में, अफ्रीका के पश्चिमी तट, मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पाई जाती है। हालांकि वर्षा जो होती है वर्ष पर्यंत सुवितरित बना रहता है। यहाँ अधिकतम वर्षा की 2 अवधियां होती हैं, जो विषुवों अर्थात इक्विनोक्स के शीघ्र बाद ही होती हैं। वर्षण मुख्य रूप से तीव्र वाष्पीकरण के कारण संवहनी प्रकार की होती है। अगला जो है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु। यह मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका आदि में उष्णकटिबंधीय भूमि के पूर्वी तट के साथ पाई जाती है। यहाँ वर्ष पर्यंत व्यापारिक पवनों से निरंतर वर्षा होती है। यहाँ उन स्थलों पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है जहाँ आर्द्र व्यापारिक पवनें उच्च भूमियों से टकराती हैं, जैसा कि पूर्वी ब्राजील में। और दिन के दौरान एवं ग्रीष्म ऋतु में तीव्र उष्मन के कारण वर्षा संवहनी प्रकार की भी होती है। कोई भी माह वर्षा रहित नहीं होता है। अगला जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात करें, तो जहां ग्रीष्म ऋतु में तटीय आर्द्र मानसून और शीत ऋतु में अपतटीय शुष्क मानसून साथ मौसमी पवनें होती हैं, वहां उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक सुविकसित है। सूडान तुल्य जलवायु की बात करें, तो सूडान तुल्य जलवायु की विशेषता क्रमिक रूप से उष्ण वर्षा ऋतु और ठंडा शुष्क मौसम होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु इसमें कहाँ ठंड में वर्षा होती है। जलवायु का यह प्रकार विषुवत रेखीय वनों और व्यापारिक पवन वाले उष्ण मरुस्थलों के मध्य पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, 2 कथन है। पहला, दक्षिण भारत के सभी भागों में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, मतलब जो लौटते हुए मानसून जिसे कहते हैं। दूसरा, दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है। तो इसमें दूसरा कथन तो सही है, परंतु पहला कथन सही नहीं है। तो इसमें आप देखें, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और बात करें तो भारत में मानसून की 2 विशिष्ट प्रणालियां, दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो इससे जून से सितंबर के महीनों के दौरान वर्षा होती है। इसका प्रस्फोट जून के पहले सप्ताह में, मतलब इसका जो प्रारंभ होता है जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में होता है, जबकि यह देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंचता है। उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत में अधिकांश वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसके कारण पश्चिमी घाट, पश्चिम तटीय मैदान, गुजरात क्षेत्र, महाराष्ट्र तट, मध्य भारत, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है।
अब हम लोग उत्तर पूर्व या शीतकालीन मानसून या मानसून का निवर्तन की बात कर लेते हैं। तो इससे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीनों तक वर्षा होती है। इससे मुख्य रूप से तमिलनाडु के पूर्वी तट और आसपास के छोटे से क्षेत्र में वर्षा होती है। मेनली जो उत्तर पूर्व मानसून होता है, शीतकालीन मानसून, इससे मुख्यतः तमिलनाडु में ही बरसात होती है। उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की तुलना में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि भारत का उत्तरी भाग जो है ये उपोष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो जो है आपका दक्षिण वाला क्षेत्र, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वह विषुवत रेखा के निकट होने के कारण कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ वर्ष पर्यंत, मतलब पूरे वर्ष, उच्च तापमान वहां पे होता है। तो तापांतर भी कम होगा क्योंकि वो विषुवत रेखा के निकट होता है। विषुवत रेखा से दूर होने के कारण जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है आपका उत्तरी भारत के जो है, यहाँ पर उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो दक्षिण भारत की तुलना में अधिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ संबंधित देश बताना ये कहाँ पे है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल ये आपका सऊदी अरब में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा मोंजाम्बे मरुस्थल, तो मोंजाम्बे मरुस्थल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है। गिब्सन मरुस्थल जो है ये आपका तुर्की में नहीं है बल्कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो केवल 2 सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो पेंटागोनिया जो आपका मरुस्थल है इसे पेंटागोनिया स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में ही अवस्थित है। और दक्षिणी अर्जेंटीना के पेंटागोनिया क्षेत्र में पश्चिम में एंडीज और अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर से ये आबद्ध है। उत्तर में यह मरुस्थल क्यूबो क्षेत्र और पंपास में श्रेणीबद्ध है। स्टेपी के केंद्रीय भाग में झाड़ियों और शाकीय पौधों की प्रजातियों का यहाँ प्लोथ है। हालांकि पश्चिम में जहाँ वर्षण की मात्रा अधिक है, झाड़ियों को घासों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो मांजो मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल है, शुष्क वृष्टि छाया मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। यह दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा में विस्तृत है। यह सियरा नेवादा श्रेणी से लेकर कोलोराडो पठार तक विस्तृत है तथा उत्तर में ग्रेट वेस्टर्न और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल के में विलीन हो जाता है। और जो गिब्सन मरुस्थल है इसकी बात करें तो गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में एक शुष्क क्षेत्र है। ठीक है। यह मरुस्थल ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो कि उत्तर में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि दक्षिण में है, इसके मध्य मकर रेखा के दक्षिण में, कहाँ पे, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह अपने तरंगित लाल टिम्बो अर्थात ड्यून्स के तथा मरुस्थलीय चबूतरों, रेतीले मैदानों और मरुस्थलीय घास ट्रायोडिया के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। नीचे दिए गए परिच्छेद में चट्टान निर्माण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वो बताना है। जब पृथ्वी की सतह की चट्टानें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं तो ये विभिन्न आकारों के उपखंडों में विखंडित हो जाती हैं। इस प्रकार के उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। संघनन के माध्यम से ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह संघनन एवं किण्वन के माध्यम से संरंध्रता विनाश की प्रक्रिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो यह जो है आपकी शीलीभवन के जो होता है, शीलीभवन मतलब लिथिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो शीलीभवन या लिथिफिकेशन क्या है इसको समझ लें। पृथ्वी की सतह के चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कांतरित। तो पृथ्वी की सतह की चट्टानें विभिन्न अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं और विभिन्न प्रकार के उपखंडों में विखंडित हो जाती हैं। इस प्रकार के उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं, बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। संघनन, जिसे इंग्लिश में कॉम्पैक्टेशन कहते हैं, संघनन के माध्यम से ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। शीलभवन अर्थात लिथिफिकेशन संघनता और किण्वन के माध्यम से संरंध्रता जो पोर होते हैं, तो संरंध्रता पोर के विनाश की प्रक्रिया है। कई अवसादी चट्टानों में निक्षेपों की परतें शीलभवन अर्थात लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बनाए रखती हैं। इसलिए बालुकाश्म, शैल आदि जैसी अवसादी चट्टानों में विभिन्न सांद्रता वाली कई परतें होती हैं। इसी में है पुनः क्रिस्टलीकरण। पुनः क्रिस्टलीकरण क्या होता है? यह तापमान और दाब के अधीन होने वाली कायांतरण प्रक्रिया है जिसमें खनिजों के परमाणु प्रसरण
या विस्थापन अर्थात डिसलोकेशन द्वारा पुनर्गठित होते हैं। खनिज संरचना अपरिवर्तित रह सकती है इसमें, ठीक है, इसमें उसकी संरचना में कोई परिवर्तन, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है जिसमें संगमरमर के निर्माण हेतु कायांतरित पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और क्ले मास्कोबाइट अवरक में पुनः क्रिस्टलीकृत हो सकती है। पत्रण क्या होता है, मतलब फॉयल जो होता है, पत्रण या पत्री इंग्लिश का कोई फॉयल। तो यह कायांतरित चट्टानों में बहुस्तरीकरण रेपिटेटिव लेयरिंग को संदर्भित करता है। प्रत्येक परत जो होती है कागज के पत्रक जितनी पतली हो सकती है या 1 मीटर से भी अधिक मोटी हो सकती है। इस शब्द की उत्पत्ति जो पत्रण है, उत्पत्ति लैटिन शब्द फोलियम से हुई जिसका तात्पर्य होता है पत्ती, और सीट जैसी समतल संरचना को संदर्भित करता है। यह विवर्तनिक दबाव या विभेदक दबाव के कारण होता है। अपशल्कन क्या होता है, जैसे प्याज देखा है, प्याज में कई सारे छिलके होते हैं, आप एक छिलका निकालते हैं फिर से नीचे एक छिलका होता है, तो यही अपसल्कन होता है। यह उत्खनन और अपक्षय के दौरान भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण सैलों की सतह, जो सैल होते हैं उनकी सतह जिनकी मोटाई कुछ मिलीमीटर से मीटर तक होती है, परतों के पत्रकन को, मतलब इसको एक तरीके से आप प्याज के छिलके निकालते हैं उसी प्रकार से इनके परत निकलती हैं, अपक्षयित होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। तो 98 क्या है, यहाँ पे कुछ जलमार्ग हैं जो इस समुद्री स्टेट होते हैं और दूसरा पृथक होने वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें सुमेलित बताना है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ये सही है। डक्कन पैसेज, ये मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान को नहीं, बल्कि जो डक्कन पैसेज है ये आपका साउथ अंडमान अर्थात ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को पृथक करता है, ठीक है। ये साउथ अंडमान, यहाँ मिडिल की जगह साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान होना चाहिए। कोको जलडमरू मध्य जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को नहीं, बल्कि कोको जलडमरू मध्य उत्तर अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के मध्य स्थित है। जबकि ये जो द ग्रेट चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह को पृथक करता है कि मध्य स्थित कौन सा, द ग्रेट चैनल, ठीक है। आगे चलिए, तो इस प्रकार से आपका इसमें कौन सही हो गया, इसमें आपका जो पहला वाला सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। आगे चलते हैं 99। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण विद्यमान उत्थित क्षेत्र के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवशिष्ट पहाड़ियां या पर्वत हैं? आरावली, सतपुड़ा, जवादी पहाड़ियाँ। इसमें से जो आरावली है और जवादी ये आपकी अवशिष्ट पहाड़ियों में आते हैं। तो 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अवशिष्ट पर्वतों के बारे में बात करें तो अपक्षय और विभिन्न अपरदात्मक कारक जैसे नदियाँ, पवने, हिमनद आदि निरंतर पृथ्वी की परपटी पर क्रियाशील हैं। अपरदन की यह प्रक्रिया चट्टानों के आकार और संरचना पर निर्भर करती है। अपरदन के कारकों के कारण उच्च भूमि की मृदु चट्टानें कठोर चट्टानों के क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक तीव्रता से अपरदित होती हैं। मतलब जो सॉफ्ट चट्टानें होंगी ज़्यादा जल्दी क्षयित होंगी। हजारों वर्षों के पश्चात मृदु चट्टानें रेत के रूप में खंडित हो जाती हैं, चूंकि ये सॉफ्ट होती हैं, और केवल कठोर चट्टानें शेष रह जाती हैं जिनकी ऊंचाई कम होती है, और इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। मतलब जो पर्वत रहे होंगे ये क्षयित होते जाएंगे। जो इसमें से जो सॉफ्ट चट्टानें होंगी वो तो मिट्टी रेत बन गई होंगी, जबकि जो कठोर चट्टानें थी वही क्षयित होते उनकी ऊंचाई कम बची है। तो इन अवशिष्ट पर्वतों को अवशेष रिलिक्ट पर्वत भी कहा जाता है। भारत में अवशिष्ट पर्वतों के जो प्रमुख उदाहरण इसको याद रखिएगा, नल्ला माला पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, उड़ीसा की आरावली पहाड़ियाँ हैं, जवादी पहाड़ियाँ, बिलिकोंडा पहाड़ियाँ और पालकोंडा श्रेणी है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ इसमें नहीं आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन है, यह उष्णकटिबंधों में व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों की अंतर क्रिया से निर्मित होने वाला निम्न वायुदाब क्षेत्र है। दूसरा, इसके दोलायमान से वर्षा की तीव्रता और मात्रा में वार्षिक भिन्नता उत्पन्न होती है। तो इसमें देखिए पहला वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधों में नहीं बल्कि विषुवत रेखीय, ठीक है, विषुवत रेखा पर स्थित होता है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ विषुवत रेखा पर स्थित निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें तथा जो ट्रेड विंड्स होते हैं ये प्रवाहित होती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा तो वायु ऊपर उठेगी। ITCZ की अवस्थिति मौसम के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। जुलाई में ITCZ ये 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ
अक्षांश के आसपास गंगा के मैदानों में अवस्थित हो जाता है गर्मी के सीजन में, जिसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। यह मानसून गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तापीय न्यून वायुदाब के कारण विकास को प्रोत्साहित करता है। तापीय न्यून वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के स्थानांतरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। ठीक है, ये विषुवत रेखा को पार कर जाएंगे, और जब पार करेंगे तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में इन व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में वर्णित किया जाता है। शीत ऋतु में ITCZ का स्थानांतरण दक्षिण की ओर होता है। इसी के अनुरूप पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर व्युत्क्रमित हो जाती है। इसे उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। चूंकि मानसून गर्त का अक्षय दोलायमान होता है पेंडुलम की तरीके से, अतः इन अवदाबों के मार्ग और दिशा में परिवर्तन होता है और वर्षा की तीव्रता और मात्रा में वार्षिक भिन्नता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।